So hello everyone, I welcome you all मेरी इनसाइट एसएसबी फैमिली टू अ वेरी धमाकेदार सेशन जिसमें हम पॉलिटी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। वन शॉट पूरी पॉलिटी को आज खत्म कर देंगे फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एनडीए सीएपीएफ एग्जाम्स। ठीक है, सो जल्द लीजिए, थक गए होंगे लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का प्लान बनाकर। हर साल लक्ष्मीकांत के एडिशंस नए नए आ रहे हैं, इतनी मोटी बुक को कैसे रिवाइज किया जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं विद दिस वन शॉट लेक्चर, जिसमें लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत उठा के रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस सेशन इज हाईली क्यूरेटेड फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस प्लस ऑल वन डे एग्जामिनेशन जहां पे भी पॉलिटी पूछी जाती है। सो पानी वगैरह पी लो, नोट्स कॉपी पेंसिल उठा लो और सेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें आसानी होगी। टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और थे 8 शेड्यूल्स। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब भैया इतने सारे पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, सर याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए न्यूमोनिक में आपके लिए लेके आया हूं। कैसे? इस टेबल को पहले आप बाद में पढ़ना, पहले मैं न्यूमोनिक आपको समझाता हूं। आप लोग गए यूएस, ठीक है, यूएस घूमने जा रहे हैं। यू कैन फ्लाइट डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट आप जाइए यूएस। तो पहला तो ये हो गया। फिर आप जब यूपी आए तो आप किसी बंदे से तो मिलोगे। आप मिले वहां पे श्याम और राम से। जब आप श्याम और राम से मिले तो आपने कुछ खाया उनके साथ, कुछ मीठा खाया क्योंकि आप इतने दूर से आए हो। यू टेस्टेड सम फ्रूट विच वॉज स्वीट एंड सो ऑन। फ्रूट खाने के बाद आपने क्या खा ली? मैगी खा ली। क्यों? क्योंकि मैगी बन जाती है 2 मिनट में। और इसी 2 मिनट में मैं आपको सारे पार्ट्स रिवाइज करा दूंगा कैसे। अब देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। दिस यू स्टैंड्स फॉर यूनियन एरिड टेरिटरी। कैन का सी स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप, F for fundamental rights, D for DPSP, F for fundamental duties, U for union government, S for state government। यूएस से फ्लाई करके कहाँ है? यूपी में। तो यूपी का U यूनियन टेरिटरी, P है पंचायत। किससे मिले हैं? श्याम और राम से। M म्यूनिसिपैलिटी, S फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, R फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फिर आपने क्या खाया? कुछ मीठा खाया, फ्रूट खाया। फ्रूट टेस्ट स्वीट, टू ईट। F फॉर फाइनेंस, T फॉर ट्रेड, S for services, T for tribunal, E for election and S for special provisions। अब मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाने का मन हुआ तो आपने मैगी खा ली। So on, eat Maggie as a tasty snack। O for official languages, E for emergency, M से miscellaneous provision, A से amendment, T से temporary provisions और S से short title and commencement। तो याद करने का दी बेस्ट तरीका पार्ट्स को ये है। पार्ट्स के बाद आते हैं हम हमारे शेड्यूल्स के ऊपर। शेड्यूल्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, दिस टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। सबसे पहले जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वही आया। सेकंड, दिस ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स। जब आप फौज में जाएंगे, अफसर बनेंगे, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो आपको भी सैलरी मिलेगी, अलाउंस मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंस के बारे में लिखा है। ए स्टैंड्स फॉर एफर्मेशन, ओथ, कौन किसको ओथ दिलाएगा। आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा सीट। एस स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। दिस ओ स्टैंड्स फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के होते हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय की बात की जाती है। माइंड यू, मिजोरम इसका पार्ट नहीं है। Then old का O stands for official languages, L stands for land reforms, D stands for anti-defection law, P for पंचायत and M for municipality। अब यहाँ तक तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, 8 तक। लैंड रिफॉर्म्स ऐड हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, डिफेक्शन ऐड हुआ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, पंचायती राज बाय 73rd एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय 74th अमेंडमेंट रिस्पेक्टिवली। देन बात करते हैं हमारे कुछ सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज को पढ़ने से पहले कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स हमने कहां से लिया, ठीक है, इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे करें, चलो।
जो हमारे मेकर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, B.R. अम्बेडकर, ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। इन्होंने, ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन, इन्होंने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया और वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। जैसे होता है ना कि साउथ की पिक्चर्स का रीमेक उठा के उसको अच्छा मसाला लगा के बॉलीवुड पिक्चर बन जाती है सुपर हिट, सेम यहाँ पर भी हुआ। जैसे आयरलैंड से हमने DPSP ले ली, ठीक है, USA से हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ले लिया, हमने जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ले लिए, ठीक है, हमने UK से सिंगल सिटीजनशिप ले ली, रूल ऑफ लॉ ले लिया। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बट येट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो हम लोगों ने वेरियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। जैसे कि अब लिस्ट में देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही UPSC है जिसके आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देन ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी बच्चों के लिए, ऑन विच मॉडल द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड। आपको वो मॉडल का नाम विद टाइम स्टैम्प कॉमेंट्स में आंसर करना है। जैसे कि मैंने बताया, सिंगल सिटीजनशिप हमने वहां से ली, कैबिनेट सिस्टम लिया, रिट्स ली, बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगी, ये भी हमने यहीं से लिया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना लिया। कनाडा से हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी। रेजिडुअरी पावर्स, गवर्नर का अपॉइंटमेंट। आयरलैंड से हमने DPSPs ली हैं। राज्यसभा में वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, जो आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, मेडिकल वगैरह में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, उनको भी नॉमिनेट किया जाता है। प्लस प्रेसिडेंट का मेथड ऑफ इलेक्शन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें सेंटर गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके दोनों काम करते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। देन जर्मनी से लिया है हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। USSR से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियाज ऑफ जस्टिस, प्लस 5 ईयर प्लान भी हमने यहीं से लिए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लिया है रिपब्लिक, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। साउथ अफ्रीका से लिया है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है, जो कि आर्टिकल 368 में आता है, प्लस राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। क्यों बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक? आप वर्ल्ड के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को जाके देख लीजिए, आपको वहां पे कहीं पे कोई फीचर अवेलेबल नहीं होगा, कहीं पे कोई फीचर अवेलेबल नहीं होगा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ वहां पे आपको ड्यूटीज मिलेंगी। कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपको DPSPs नहीं मिलेंगी, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात वो करते ही नहीं है। बट हमारा इंडिया ऐसा है जो सबकी बात करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आर वेरियस सोर्सेस, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड DPSPs, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तेलंगाना में हो, कर्नाटका में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हिमाचल में हो, आप कहलाएंगे तो इंडियन ही, क्योंकि हमारी एक ही नागरिकता है, दैट इज भारतीय। इंडिपेंडेंट बॉडीज, 3 टियर गवर्नमेंट। नाउ सम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर, फेडरलिज्म का मतलब होता है जब हम पावर शेयर करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के साथ पावर शेयर करती है। तो सम फीचर्स आर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है, लिखा गया है, बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी उसकी की गई है। देन डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना तो कोई व्यक्ति होगा ना ही कोई बॉडी होगी। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, सरकार कभी भी जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर्स, उसके बाद आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एंड विच इज द राइट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
all of the above are correct. So moving ahead with the next question, consider the following statements regarding the fundamental rights अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, स्टेटमेंट्स को वीडियो पॉज करके रीड करिए, तब तक हम आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं. फंडामेंटल राइट जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन सिटीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ठीक है, पार्ट हमने पढ़ा, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 to 35 से ये स्टार्ट हो जाता है. फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो कुछ हेड्स में डिवाइडेड हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हमने रिमूव कर दिया. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट. ठीक है, ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A. सो एक एक करके हम इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी निटी ग्रिटीज के बारे में जानेंगे. ठीक है, उससे पहले क्या आपको लगता है कि हम कोई फंडामेंटल राइट्स शेयर भी करते हैं किसी के साथ? आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स भी घूमने आते हैं. ठीक है, एक बहुत ही हॉटस्पॉट प्लेस है इंडिया फॉरेनर्स के लिए. सो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम शेयर करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम कुछ भी शेयर नहीं करते, वो हमारे लिए ही एक्सक्लूसिव हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 नहीं दूंगा. ठीक है, चाहे मेरे से लगान ले लो, मैं ये आर्टिकल्स कभी नहीं दूंगा. सो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव हैं. दे आर एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन्स ओनली. इसका फायदा किसी फॉरेनर को नहीं मिल सकता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 16 है, इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है. इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे 14 है, 17 है, 18 है, ठीक है, 21, 20 है, 21 है, जो भी इन 5 फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितने आर्टिकल्स बचे वो सारे हम फॉरेनर्स के साथ शेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव. सुना होगा ना आपने, अतिथि देवो भव, भगवान के समान होता है अतिथि, इसीलिए उसको भी कुछ हम फंडामेंटल राइट्स शेयर कर देते हैं. समझ में आया? अब हम धीरे धीरे एक एक फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. अब कैसे? आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा. आर्टिकल 14 दो तरीके से लागू होता है. एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वालिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कहा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. कैसे? आप इस एग्जाम्पल के साथ समझिए. जैसे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर पूरे इस इंडिया का रिचेस्ट आदमी अंबानी जी और एक साधारण आदमी जैसे बाबू राव, अगर इन दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है तो कानून ये कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों इक्वल हो. ठीक है, मैं दोनों की बात बराबर सुनूंगा. ठीक है, कोई भी मेरे से बड़ा या छोटा नहीं है. बट एक्चुअली में क्या इनकी पोजीशन सेम है? इज इट सेम? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा नहीं सर, ये सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि ही कैन गेट द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स. ठीक है, इसके पास पूरी टीम होगी, सब चीज होगी, बट बाबू राव के पास तो कोर्ट की फीस देने तक के पैसे नहीं है. तो ये कैसे केस लड़ेगा? कैसे ये इक्वल हुआ? तो इसी कनंड्रम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है आप दोनों हो इक्वल. ठीक है, आप दोनों हो इक्वल, कानून की नजरों में दोनों बराबर हैं, बट मैं तुम्हें इक्वल लेवल पर लेकर आऊंगा. कैसे? बाबू राव को कोर्ट फ्री में एक लॉयर देगा. ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा बाबू राव और फीस भी नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि इसकी फीस देगा कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट देगा या कोई भी कोर्ट जहां पे केस चल रहा है. बाबू राव को पूरी लीगल प्रोसीजर में हेल्प मिलेगी और उसको सोशल कंडीशंस में बराबरी पर रखा जाएगा. तो अब आपको समझ में आया कि ये क्यों पॉजिटिव है और ये क्यों नेगेटिव है. इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें ऑन पेपर की जाती हैं और इसमें एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में दो पार्टीज को इक्वल किया जाता है थ्रू लीगल एड और लीगल एक्सपर्टीज.
यही यहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 14 में यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सबको इक्वल नज़रों से देखता है, ठीक है, जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहता है। मोर ओवर, सो यहाँ पे पर्सन का मतलब सिर्फ इकलौता पर्सन नहीं है, यहाँ पे लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब अगर यहाँ पे कोई कंपनी भी होती ना किसी पर्सन के अलावा, जैसे रिलायंस ही क्यों ना होती, तब भी वो कंपनी इक्वल रहेगी कानून की नज़रों में। The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of law is of American Constitution. बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 स्टेट्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कौन से हैं वो ग्राउंड? वो ग्राउंड हैं प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजन के बेस पे, उनकी रेस मतलब जो जाति है उनकी, उनके सेक्स के बेस पे, मेल है, फीमेल है या अदर जेंडर है, उसके बेस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और डिस्क्रिमिनेट कैसे? मतलब मान लीजिए अगर वो किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या होटल में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक अलाउड है, वहाँ पे आपने मना कर दिया कि अरे यार डार्क स्किन वाले लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ फेयर स्किन वाले लोग अलाउड हैं। दिस इज हाईली क्रिमिनल ऑफेंस, ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर लिखी है, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए। कोई भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा शॉप्स यूज करने में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ऑल्सो वो यूज कर सकता है वेल, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर भी आपको कोई नहीं बोल सकता कि ये तू इस सड़क पर नहीं चल सकता, सड़क सबकी है, ठीक है, सब उस पर चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, वेदर बाय गवर्नमेंट की कोई भी जॉब है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है चाहे स्टेट लेवल की है, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कोई और है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसी, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल नंबर 17, विच इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले के जमाने में बहुत छुआछूत अनटचेबिलिटी चलता था, ठीक है। आर्टिकल 17 बोलता है कि इसको किसी भी प्रैक्टिस में नहीं लेके आना है, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म का मतलब आइदर ओरली आप किसी को बोल रहे हो इसके रिगार्डिंग कुछ, या फिजिकली इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, ये कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है। प्लस गवर्नमेंट को तो ये है ही, गवर्नमेंट ऑफिस में तो नहीं होगा, प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये प्रैक्टिस बैंड है। अगर किसी के साथ होता है उसको उसकी सजा मिलेगी। सेम यहाँ पर है, आर्टिकल 17 स्टेट्स अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इन एनी फॉर्म, ठीक है, इन एनी फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अनटचेबिलिटी जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 17 जो है वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल नंबर 18, विच इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले बहुत लोग टाइटल्स लगाते थे, जैसे राव साहब, ठीक है, दीवान साहब, है ना, राय बहादुर, ये टाइटल्स उनको दिए जाते थे जो राजा महाराजा ब्रिटिश एरा के टाइम पे या उससे पहला के एरा में हुआ करते थे। बट अब क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकता है, ठीक है। सो जो भी हैं, जो भी टाइटल्स यूज करते हैं वो बैंड है, एक्सेप्ट आप मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं अगर, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका एम है आर्मी में जाना, अगर आपको रैंक मिलता है तब आप अपना रैंक, नाम के आगे रैंक जरूर लगाइए, प्राउडली लगाइए। आइदर यू आर अ डॉक्टर, कोई आपके पास एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, तब आप नाम के आगे ये टाइटल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टाइटल आपको यूज नहीं करना है। प्लस आपको कोई फॉरेन कंट्री कोई टाइटल दे रही है, ठीक है, कहीं पे आपको अवार्ड मिल रहा है, कोई टाइटल मिल रहा है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट आपको परमिशन ना दे। प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी तो एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं दी तो नहीं करनी। नेक्स्ट, ये थे हमारे आर्टिकल इन दी
राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 to 18 तक आता है। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स आर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22। अब राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें हमें किस तरीके की मिलती है, इसके लिए कोड होता है, आप याद कर सकते हैं, सार्प। ठीक है, सार्प एक कोड है, एस फॉर स्पीच, ठीक है, ए फॉर पीसफुल असेंबली, यहाँ पे मैं सिर्फ असेंबली लिख रहा हूँ ताकि, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन। ये बेसिक फ्रीडम हम लोगों को मिलती हैं अलॉन्ग साइड सम अदर फ्रीडम ऑल्सो, जैसे राइट टू रिमेन साइलेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स की फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट टेलीफोनिक टेपिंग, राइट अगेंस्ट बंद, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंस। ठीक है, ये सारे फ्रीडम्स हमें मिलते हैं अंडर आर्टिकल 19। कंटिन्यूइंग आर फ्रीडम आर्टिकल्स, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड 21 दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते, कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते, चाहे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, चाहे कोई भी इमरजेंसी लग जाए, ये आर्टिकल हमेशा जिंदा रहेंगे। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पनिशमेंट में है या जिसके साथ कोई उसके ऊपर केस चल रहा है, तो उसको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है। कैसे? वो व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी जिस टाइम वो लॉ पास हुआ था। मान लीजिए 2019 में किसी लॉ की सजा थी 5 साल, टैक्स फ्रॉड की सजा 5 साल थी, वो पकड़ा आज गया है तो उसको 5 साल की ही सजा होगी। क्यों? क्योंकि उसने उस समय के एक्ट के अकॉर्डिंग क्राइम किया था। सेकंड प्रोटेक्शन मिलती है कि एक गुनाह की सिर्फ एक ही सजा होती है। आपने एक बार टैक्स फ्रॉड की सजा अगर भुगत ली, दोबारा आपको अंदर नहीं किया जाएगा जब तक एविडेंस नहीं मिलता। एंड तीसरा कि आपको कभी भी गवाही खुद के लिए नहीं देनी है। यू कैन नॉट बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ, ये बोलता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 बोलता है, जैसे यहाँ पे जो जंजीर तोड़ रही है क्या है, कि आपको अपनी लाइफ जीने का अधिकार विद फुल डिग्निटी है। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे आपकी पर्सनल लाइफ और डिग्निटी पे सवाल उठे। सेम यही आर्टिकल बोल रहा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और ये ऐसे आर्टिकल हैं जो एक फॉरेनर को भी, जैसे मैं फिर से अगर आपको वो स्क्रीन दिखाऊं, भैया इसको किसके पास भी है राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी इसके पास भी है, और प्लस हमारे भुवन के पास तो ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें उन लोगों के लिए राइट्स मेंशन्ड है जिनको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब कोर्ट ने उसको सजा सुना दी हो, कोर्ट ने बोल दिया कि जाओ इसको नजरबंद कर दो या इसको 5 साल 10 साल जो भी सजा सुनाई गई है। और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ये उन लोगों के ऊपर लगाई जाती है जो कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के। ये कुछ भी कांड कभी भी कर सकते हैं, इसलिए वो रोकने से पहले उनको पहले ही नजरबंद कर दिया जाता है। इन दोनों लोगों के लिए कुछ राइट्स मेंशन्ड है इन आर्टिकल 22। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इस देश में आपको कोई फोर्स लेबर, बेगार का मतलब बिना पैसों के कोई काम नहीं करवाएगा, अगर करवा रहा है तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपकी कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमंस को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, इट इज मॉरली रॉन्ग प्लस सिविल रॉन्ग तो है ही, इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा गलत बोलता है। सो द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, देवदासी सिस्टम और स्लेवरी, ये पूरे के पूरे कंप्लीटली बैंड हैं इंडिया में। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 22 और 23 जो हैं वो आते हैं फ्रीडम या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। आर्टिकल 24 बोलता है कि जो चाइल्ड लेबर है इसको प्रोहिबिट करने की बात करता है। पहले बोलता था कि सिर्फ हजार्डस एक्टिविटी जहां हो रही है ना, जैसे केमिकल फैक्ट्री है या ऐसी फैक्ट्री जहां पे जान को खतरा हो सकता है, वहां पे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे।
बट लोगों ने फिर इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे बच्चों को एम्प्लॉय करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 14 साल से छोटे बच्चों को आप किसी भी फॉर्म की एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाएंगे। दिस आर्टिकल स्टेट्स that anyone employing children below the age of 14 years would be liable for prosecution and penal action. देन आता है हमारे पास आर्टिकल 25। यहां से हमारे रिलीजन के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। पहला ये जो आर्टिकल 25 है, इट इज रिलीजियस राइट्स फॉर एन इंडिविजुअल। आपके और मेरे रिलीजन के राइट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। कैसे? हम हमारे रिलीजन को लेके 3 या 4 चीजें फ्रीली इंडिया में कर सकते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि मैं इस रिलीजन को मानता हूँ, मैं इस धर्म, इस एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हूँ। दूसरा, मैं उसको लेके प्रोफेस कर सकता हूँ। प्रोफेस का मतलब कि मैं खुलेआम डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, कुछ भी हूँ। आई कैन फ्रीली प्रोफेस दैट। थर्ड, मैं उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। प्रैक्टिस मतलब मैं मंदिर जा सकता हूँ, गुरुद्वारे जा सकता हूँ, मैं उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, भजन कीर्तन वगैरह सब कर सकता हूँ। देन आई कैन प्रोपोगेट ऑल्सो। प्रोपोगेट का मतलब कि मैं जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में मैं अपने आस पड़ोस या अपने जानने वालों को उसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट। ये थे इंडिविजुअल के फ्रीडम राइट्स। अब आर्टिकल 26 जो बोलता है वो रिलीजियस ग्रुप्स की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, कुछ गुरुद्वारों के ट्रस्ट होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर धर्म में ट्रस्ट वहां पर होते हैं। उनके लिए भी कुछ राइट्स गिवन है। अगर कोई रिलीजियस ग्रुप है तो उसके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन। वो मंदिर या वो गुरुद्वारा, वो ट्रस्ट संभाल सकता है, उसको चला सकता है। दे कैन बाय प्रॉपर्टी, दे कैन मैनेज देयर प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर पोर्शन ऑफ अ रिलीजन। बस यहीं पे है जो निर्मला आंटी जो आपसे टैक्स नहीं वसूल सकती, ठीक है। सो गवर्नमेंट को ये हिदायत दी जाती है कि अगर आप टैक्स, जो टैक्स पेयर का मनी है, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने में नहीं लगाएंगे, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि भैया अपने रिलीजन को फॉलो करना है तो टैक्स भरो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे सख्त बताई गई है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। वहां पे तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि रिलीजियस चीजें या रिलीजियस बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ऐसे स्कूल्स जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है, जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, जैसे आईसीएसई स्कूल्स होते हैं, सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, ये यहाँ पे वॉलंटरी है। आप पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है वहां पे भी वॉलंटरी है, और कुछ ऐसे जिनको स्टेट से पैसा मिलता है वहां पे भी ये वॉलंटरी है। बट हाँ, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे कंप्लीटली इट इज रेस्ट्रिक्टेड। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा। नाउ नेक्स्ट एंड द फाइनल सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हमारे इंडिया में 2 तरीके की माइनॉरिटीज होती हैं। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इन दोनों में फर्क काफी ज्यादा है। कैसे? छोटा सा ही है, बड़ा इजी है, ठीक है। बच्चों को बहुत डर लगता है, बट मैं आपको समझाता हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी वो होती है जो नेचुरल होती है। नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी माइनॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल सिख, ठीक है, क्रिश्चियन या जो भी और पारसीज हैं, जैन्स हैं, जो भी हैं, ये रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, ये ऑलरेडी इस देश में प्रेजेंट हैं। तो फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या हुई सर? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो होती है विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बताती है कि भैया ये वाला जो एक सेक्ट है वो थोड़ा सा माइनॉरिटी में है, या तो कोई कम्युनिटी ऐसी है या कोई ऐसी ट्राइब है जिसे हमें प्रिजर्व कर कर रखना है। इसी के प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल नंबर 29 करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 30,
राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज के पास पूरा अधिकार है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का, उनको कंट्रोल करने का, प्लस दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, ये अपनी खुद की भाषा में भी पढ़ाई को ऑप्ट कर सकते हैं, इनके पास पूरा अधिकार है। जैसे यहाँ लिखा है अंडर आर्टिकल 30 इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन in its own language. So consider the following statements regarding fundamental rights under the Indian Constitution. पॉज करके वीडियो स्टेटमेंट्स रीड करिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 3 ओनली। सो अगर आपको ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट और चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए, जहां पे मिनिमम सोर्सेज के साथ आपका मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा, तो आपके लिए ये बैचेस अवेट कर रहे हैं। सो फॉर CDS स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर CDS 1 2025 कैन जॉइन दी नाग बैच, जिसमें कि आपको सारी किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दीज बैचेस आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर एग्जाम्स, जहाँ पे हम आपके लिए रिसर्च करके रखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और उसको स्मार्टली कैसे कवर करना है। अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको स्मार्ट वर्क इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA कैन जॉइन दी गैट बहादुर बैच, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, अलॉन्ग विद अ डेडिकेटेड टाइम टेबल कि डेली कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या कवर करना है। आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। एवरीथिंग इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो भी रिसर्च का पार्ट है वो सब हमने आपके लिए करके रखा है। और इस बैच में आपको वैशाली मैम के साथ साथ मैं भी मिलूंगा, प्लस और भी बहुत सारे अमेजिंग एजुकेटर्स आपका यहाँ वेट कर रहे हैं। सो अगर आप लोग रेडी हैं स्मार्ट वर्क के लिए, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। द लिंक टू ज्वाइन दीज बैचेस इसका डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हमें यह आइडिया लगाना पड़ेगा कि भैया रिट होती क्या है। अब आपने पढ़ा होगा, रिट पढ़ने में, याद करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। नहीं होगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कैसे? बड़े फनी तरीके से हम लोग रिट्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहली रिट होती है को वारंटो, ठीक है। जो को वारंटो जो रिट है उसमें क्या है, तुझे हक है। किस चीज का हक है भैया? उस पब्लिक जो सीट पे आप बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति अगर IAS हैं तो क्या आपको IAS की कुर्सी पे बैठने का हक है? क्या आप उसकी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं? ठीक है, आर यू एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट? तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यू कैन इशू द रिट ऑफ को वारंटो। नेक्स्ट रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस रिट होती है कि भाई ने बोला करने का तो करने का। मतलब अगर पब्लिक ने ऑर्डर दिया है, वी कमांड, अगर पब्लिक ने ऑर्डर दिया है किसी को काम करने का, और अगर वो व्यक्ति, कोई पब्लिक ऑफिसर आपका काम करने से मना कर देता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट रिट आती है प्रोहिबिशन और सर्टिलिटी को मैं एक साथ समझाऊंगा। उससे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब बॉडी किधर है, टू हैव द बॉडी, ठीक है। बॉडी किधर है का मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी ने इलीगली अनलॉफुल डिटेंशन में रखा है, किडनैप कर लिया, उठा लिया किसी ने भी, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके रिट इशू करवा सकते हैं। आपको इलीगली डिटेन करने का हक किसी के पास नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। नाउ द केस ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्टिलिटी, इसको समझने के लिए एक फ्रेज आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। इसमें जो P है दैट स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन एंड ये C है स्टैंड्स फॉर सर्टिलिटी। P पहले आ रहा है, इसका मतलब लोअर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है जिसकी अथॉरिटी लोअर कोर्ट के पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट मौत की सजा सुना रहा है, उसकी अथॉरिटी लोअर कोर्ट के पास तो नहीं है। हायर कोर्ट को पता चल गया कि अरे यार इसके पास एक ऐसा केस है जो इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो ये बोलेगा अरे केस बंद कर, केस मुझे दे। सो अगर ये केस ड्यूरिंग द हियरिंग, मतलब अभी इसकी फाइल क्लोज नहीं हुई है, ड्यूरिंग द हियरिंग अगर ये केस लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के पास ट्रांसफर हो गया तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन।
बट कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है कि केस क्लोज हो जाता है, ठीक है, केस क्लोज हो जाता है और हायर कोर्ट को बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो ब्लंडर हो गया, इसकी अथॉरिटी तो लोअर कोर्ट के पास थी ही नहीं। तो अगर केस क्लोज होने के बाद हायर कोर्ट उसको अपने पास ट्रांसफर करती है, इसको सर्टिलरी कहा जाता है कि इसको कैंसिल करो इस ऑर्डर को, जहां पे लोअर कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट कैंसिल कर देता है। ये P स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन, C स्टैंड्स फॉर सर्टिलरी। ये हैं आपकी फॉलोइंग रिट्स। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, 1, 2 and 3. Moving ahead, next question. Consider the following statements regarding the relationship between the fundamental rights DPSP under the Indian Constitution. रीड कर लिया है आप लोगों ने, आई होप। अब हम चलते हैं हमारी DPSPs के ऊपर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे? ये देखिए, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होते हैं। DPSP जो कि आपने अभी पढ़ा, हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है। उसके बाद DPSP 3 हेड्स में डिवाइडेड होता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। DPSP जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉवल फीचर्स में से काउंट होता है। DPSP का एम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर करने का, ठीक है, करने का तो करने का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सोशलिस्टिक है, कौन सी गांधीयन है, कौन सी लिबरल इंटेलेक्चुअल है? इसके लिए एक हैंड रूल क्या होता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में वो प्रिंसिपल्स आते हैं जहां पे लोगों की इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। किस तरीके की इक्वालिटी? वेजेस में इक्वालिटी, ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, प्लस लीगल एड फ्री होनी चाहिए, ठीक है, लीगल फ्री एड होनी चाहिए, लिविंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। तो जहां पे लोगों को इक्वल रखने की बात की जाती है, ठीक है, इक्वल रखने की बात की जाती है, लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आएगा। गांधीयन फिलॉसफी में क्या आएगा? गांधीयन DPSP में वो आता है जो गांधी जी की खुद की सोच थी, जैसे पंचायत अच्छे से हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप होनी चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, पिछड़ी जाति का, ठीक है। देन जो काऊ है एंड अदर मिल्क वाले एनिमल्स हैं उनका स्लॉटर बैन होना चाहिए, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए। ये सब गांधीयन DPSP में आता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या क्या आएगा? लिबरल इंटेलेक्चुअल में आती हैं जो मॉडर्न सोसाइटी की नीड है, ठीक है। क्या नीड है मॉडर्न सोसाइटी की? नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें अपना हरे इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना है, मॉन्यूमेंट्स को सेफ गार्ड करना है, सबके लिए इक्वल राइट्स हों, UCC आए, ठीक है, एजुकेशन हो बच्चों की, ठीक है, इंटरनेशनल पीस हो। ये सब एक मॉडर्न सोसाइटी की नीड है। सो अब आपको ये हेड थोड़े से ध्यान में रखने हैं, उसके बाद आप आराम से DPSPs को कर सकते हो। जैसे देखो, आप खुद देखो, सोशलिस्टिक में वेलफेयर ऑफ स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, फ्री लीगल एड, वर्क प्रोफेशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, लिविंग सिक्योर वेज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांधीयन में पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ ST SC OBC, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स हैव पास्ड द UCC बिल? कितने स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने UCC का बिल पास कर दिया है? टाइम स्टैम्प के साथ इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे देंगे, मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा। देन चाइल्ड केयर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, सेपरेट जुडिशरी एंड इंटरनेशनल पीस। अब जो एग्जाम में फेवरेट चीजें पूछी जाती हैं DPSP से, वो पूछा जाता है कौन सी अमेंडमेंट से DPSP कौन सी ऐड की गई थी। सो भैया जो मास्टर अमेंडमेंट है वो तो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो 42nd अमेंडमेंट है। इसने 4 DPSPs ऐड की हैं, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। देन आता है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ने एक ही DPSP ऐड की है जो आती है इनकम स्टेटस, इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए। देन कम्स द 86th अमेंडमेंट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 86th अमेंडमेंट जहां पर भी आ जाए एकदम से रट लेना कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड है, बात खत्म। सो यहाँ पर भी 86 अमेंडमेंट ने किया, 45 आर्टिकल ऐड किया, जिसने क्या बात करी? एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। इट अमेंडेड डायरेक्टिव ऑल्सो सो दैट प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years। देन लास्ट आती है हमारी 97th अमेंडमेंट। इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की है। ये थी हमारी TPSPs। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। आई होप आप सभी बच्चों के क्वेश्चंस अभी तक आंसर सही चल रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, consider the following statements regarding the fundamental duties under the Indian Constitution। स्टेटमेंट्स आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे, नहीं किए तो वीडियो पॉज करके एक बार स्टेटमेंट्स को रीड कर लो। अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था बाय दी इनको ऐड किया गया था बाय दी 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 42nd और 44 के ईयर में, तो ये भी बता देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट ईयर कैसे याद रखोगे? 1976 है कि 8 है? 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6। 44th अमेंडमेंट को याद करने का तरीका 1978, 4 और 4 8, 4 और 4 8। बहुत छोटा सा है बट कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में नहीं रहना चाहिए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं? 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, इस कमिटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी। अब हमारी एक और फंडामेंटल ड्यूटी है, आपने सही गेस किया, वो 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, एजुकेशन से रिलेटेड। कौन कौन सी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? हमें हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम और आइडियाज को रिस्पेक्ट करना है, हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को से इंस्पायर होना है, उसको चेरिश करना है। टू अपहोल्ड दी सोवरेनिटी, भाईचारा, यूनिटी, इंटेग्रिटी देश की बनाकर रखनी है, हमारी कंट्री को डिफेंड करना है जब भी कभी कॉल आती है। टू प्रमोट हार्मनी, भाईचारा, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना है। टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का हार्म नहीं करना है, वहाँ पे अपना नाम नहीं लिख कर आना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डेवलपमेंट। प्लस जो एक्स्ट्रा है वो फंडामेंटल ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। वो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को, जो कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन दिलवाना। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, 3 एंड 4। बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की, तो कुछ हमारे देश के भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो प्रीएम्बल है, ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। ये जो प्रीएम्बल है ये क्या बताता है? ये 2 चीजें बताता है। ये पहले बताता है कि हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होने का मतलब है कि हमारी कंट्री किस तरीके की होगी, ठीक है। और दूसरा बताता है कि हमारी कंट्री किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश हमेशा करेगी। सो सबसे पहली बात, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलेगी? पावर मिलेगी आपसे और हमसे, द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या होगा हमारी कंट्री का? हमारी कंट्री का नेचर होगा कि हमारी कंट्री होगी एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री। सोवरेन का मतलब कि हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सोशलिस्ट, हम हमेशा पब्लिक वेलफेयर की बात पहले करेंगे। सेक्युलर, इंडिया किसी एक धर्म को प्रमोट कभी नहीं करेगी, यहाँ पे हर धर्म के लोग साथ साथ रहेंगे, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। डेमोक्रेटिक, द पावर विल बी ड्रॉन फ्रॉम द पीपल। एंड रिपब्लिकन का मतलब होता है कि जो देश का हेड होता है, हमारे केस में प्रेसिडेंट, वो हेरिडिटरी नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। और इंडिया एज अ कंट्री क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है? वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को ऑब्जेक्टिव मानती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। देन कुछ केसेस हुए थे जिसमें ये ओपिनियन किया था कि यार प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं। तो उसमें एक वन एज सच केस वाज द बेरुबरी यूनियन केस, जिसमें बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिवर्स किया, इस केस को रिवर्स किया इन दी फेमस केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और इसके ऊपर पक्की मोहर कब लग गई? वो लग गई LIC ऑफ इंडिया केस में, जब ये कहा गया कि भैया प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये हुआ कि ना तो आप इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू हटा सकते हो,
किसी अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, चेंज जरूर किया जा सकता है, और वन चेंज हुआ भी है इसमें, वन टाइम अमेंडमेंट हुआ भी है थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट, जिसने 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे। SIS, सिस के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला वर्ड सेक्युलर, दूसरा I स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, एंड दिस थर्ड, ये जो सेकंड S है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो S है, जो तीसरा वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में, वो वर्ड कौन सा है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बताया जाएगा दैट ऑन टेलीग्राम हम लोग बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और चल भी रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं डे 24 और DIYs। व्हाट इज DIY? DIY इज डू इट योरसेल्फ। ठीक है, हमने हमारे टेलीग्राम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे क्यूरेटेड नोट्स बनाए हैं विच आर टारगेटेड फॉर देयर CDS, NDA एंड AFCAT एग्जामिनेशन। आपको डेली DIY नोट्स मिल रहे हैं ऑन टेलीग्राम। ऑलिव प्रिंट इज फॉर CDS एंड NDA, ब्लू प्रिंट नोट्स आर फॉर AFCAT। और सिर्फ नोट्स ही नहीं, आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम लोग डेली PYQs, शाम का क्विज करवाते हैं। CDS NDA के लिए PYQs एंड AFCAT के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाती है। प्लस हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो टेलीग्राम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फुल लेंथ टेस्ट भी इनसाइट SSB ऐप पर कंडक्ट होते हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? ज्वाइन दी ऑफिशियल इनसाइट SSB टेलीग्राम। वहाँ पे आप टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, टाइम टेबल को देख के शेड्यूल पूरा जान सकते हैं। वैशाली मैम इज पर्सनली सीइंग कि आप लोगों की प्रेपरेशन, इस बार आप लोगों का नाम कैसे उस लिस्ट में नहीं आता, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं उस लिस्ट में आपका नाम लेके आने के लिए। सो फॉर सच अमेजिंग कंटेंट ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the relationship between emergency provisions and constitutional amendments under the Indian Constitution। बड़े ही खतरनाक वर्ड है emergency, amendment। अरे नहीं डरना, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपसे करवाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमरजेंसीज के बारे में। सो यहाँ पे भागने की स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि भैया नेशनल इमरजेंसी लग गई है ऑन द बेसिस ऑफ, या तो हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, वॉर की सिचुएशन हो गई है, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, या फिर हमारे ही देश में किसी ग्रुप ने या कहीं पे गवर्नमेंट के या लोगों के खिलाफ वेपन्स उठा लिए हैं। ठीक है, सो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 352। द ग्राउंड्स टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल तीनों इमरजेंसीज के लिए सेम रहेगा, दोनों हाउसेज से उसको पास होना होता है। नेशनल इमरजेंसी के इसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है पार्लियामेंट की, जहां पे 2/3 मेंबर्स को वोट करना होता है ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो वो 6 महीने के लिए लगाई जाती है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। आफ्टर एवरी 6 मंथ द गवर्नमेंट रिव्यूज द पोजीशन एंड उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि नेशनल इमरजेंसी को रखें या इसको एक्सटेंड करें। सेकेंड टाइप की इमरजेंसी आती है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है अंडर आर्टिकल 356। ये क्यों होती है, यहाँ पे आपको क्यों भागना पड़ेगा? क्योंकि आपकी जो स्टेट के अंदर जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुका है। एक यहाँ पे एक और आर्टिकल लिखा है 365। इसका क्या मतलब? जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर आपने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी तो आपको पनिशमेंट उसकी मिलती है। सेम, अगर सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो आर्टिकल 365 के तहत वहां पे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। सेम, दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए, बट इसकी अप्रूवल के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है और सिंपल मेजॉरिटी से ही ये बिल पास हो जाता है, विच इज दी 1/4 मेजॉरिटी। इट कैन बी कंटिन्यूड फॉर 6 मंथ और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 3 साल, पर हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट इसको रिव्यू करता है। द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये सबसे खतरनाक इमरजेंसी मानी जाती है। क्यों?
अभी आपको बताता हूँ। ये तब होती है जब हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है कंडीशन। इसके लिए भी 2 महीने का टाइम दिया जाता है अप्रूव करने का हाउसेस को, और सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही ये बिल पास हो जाता है। ये सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसका पीरियड जो है दैट इज़ इंडेफिनिट। अनंत काल के लिए ये इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है? कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है 6 मंथ, 3 साल। तो अगर ये एक बार लग गई तो इससे रिकवर होना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। एक छोटा-सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसॉल्व्ड, ठीक है? उनको डिसॉल्व नहीं किया जाता है। चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को वहाँ से नहीं हटाया जाता है। बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, स्टेट गवर्नमेंट्स आर इमीडिएटली डिसॉल्व्ड। इनको इमीडिएटली भंग कर दिया जाता है और फ्रेश इलेक्शंस उस स्टेट में करवाए जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विद द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368। 368 दो ही तरीके का अमेंडमेंट बताता है, पर मैंने तो यहाँ पे 3 लिखे हैं। पहला जो कंडीशन है वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा कंडीशन होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की और स्टेट्स की चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। तो सर ये सिंपल मेजॉरिटी वाला कहाँ गया? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से करना होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत नहीं होती, लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशल मेजॉरिटी और ये जो थर्ड कंडीशन है, इसके लिए अगर आपको अमेंडमेंट बिल लेके आना है तो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ेगा, तब आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 1/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इससे आप फॉर्मेशन कर सकते हैं नई स्टेट्स का, जजेस का नंबर चेंज कर सकते हैं, सिटीजनशिप के नॉर्म्स बदल सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्पेशल मेजॉरिटी। ये होती है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें आप वो प्रोविजंस को ऐड करते हैं जिसको आपको चेंज करने में बहुत परेशानी हो, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत आसानी से चेंज ना कर पाएँ, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। हम ये चाहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना है तो उसका प्रोसेस बहुत ही हार्ड होना चाहिए, इसीलिए उसको स्पेशल मेजॉरिटी में रखा गया है। एंड थर्ड कंडीशन है हमारी, जहाँ पे पार्लियामेंट की तो स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स को सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो इसका मतलब हम हमारे फेडरल फीचर्स में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जब जीएसटी का बिल पास हुआ था तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो किया गया था। लोकसभा राज्यसभा ने स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया था, एंड अगर 28 स्टेट्स थे उस टाइम इंडिया में, तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स ने वो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास किया था। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3। अब हम बात कर रहे थे चेंजेस की, अमेंडमेंट की, तो एक सबसे बढ़िया अमेंडमेंट, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजों को अमेंड कर सकते हैं? क्या हम एक एक प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं? एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। कैसे? एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आपने सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजों को रखा जाता है, ठीक है? जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में ये रूलिंग की गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्राइन प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें हम टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों को ऐड करते रहेंगे। कॉमन एग्जाम्पल है जैसे डेमोक्रेटिक नेचर, ठीक है? डेमोक्रेटिक नेचर है, सेक्युलर नेचर है, तो ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दी गई। क्यों ऐड किया गया? ताकि कल की डेट में कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो इसको अमेंड करके हमारा नेचर ही देश का बदल दे। तो कोई चीज़ अगर बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हो जाती है तो वो दीवार कभी नहीं टूटती। When someone tries to amend the basic structure, भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर का सीमेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट जो व्यक्ति हैं हमारे, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस पूरे देश के, ठीक है? बट एक चीज है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑन पेपर
ऑन पेपर आर वेरी इंप्रेसिव बट इन ग्राउंड रियलिटी वो पावर्स जो हैं थोड़ी सी फीकी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस पे पूछ कर करता है या उससे करवाया जाता है। ठीक है, सो इसलिए डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है बच्चों, इनकी पावर्स सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर ही ज़्यादा हैं। हाँ जी, सो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया था ना, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इलेक्ट करा जाएगा। इसको इलेक्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा। इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा या तो पार्लियामेंट में या फिर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में। जो बंदे नॉमिनेटेड होते हैं, जो फ्री फंड की सीट लेके जाते हैं, उनको ये राइट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। सो द इलेक्टर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभा चलती है, सरकार चलती है। ऑन द सिमिलर प्लेस वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब जो लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उन दोनों को ही बोला जाता है कि भैया वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये इतना फेमस आदमी नहीं है, इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स को डिस्कस करेंगे जो ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया है। कैसे? हमारा प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपके घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे, सबसे बड़ी रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है ना, सेम प्रेसिडेंट की भी होती है, फुल इज्जत। इनके सिग्नेचर के बिना कोई बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो सबसे पहली पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि ये उन लोगों को अपॉइंट करता है जिन्होंने एक्चुअली में काम करना है, जो एक्चुअली में उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कैसे? He appoints the Prime Minister and other COM. He appoints Attorney General, CAG, Chairman Member of UPSC. He directly administers UT through Lieutenant Governors or Administrators. He can appoint Interstate Council. He can declare any area as a scheduled area. इसका क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट की नज़र में अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो प्रेसिडेंट उस एरिया को नोटिफाई कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा कि भैया इन इलाकों का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। सेकंड पावर होती है इसकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब लॉ मेकिंग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रेसिडेंट। कैसे? पार्लियामेंट को चलाने में, पार्लियामेंट को बुला सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को प्रेसिडेंट। ही कैन ऑल्सो समन ज्वाइंट सिटिंग। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? एंड अभी पूरा एकदम एक्साइटेड नहीं होना है। एंड ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर विच केसेस? कौन से बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल होती है और कौन उसको प्रिसाइड करता है? सभी बच्चे तुरंत वीडियो पॉज करके उसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। ही ऑल्सो एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही नई पार्लियामेंट हर साल बनती है तो उसका पहला वेलकम सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट लेता है। प्लस कोई जनरल इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसका पहला जो सेशन होता है वो भी प्रेसिडेंट लेता है। ही ऑल्सो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होती है प्रेसिडेंट की टेम्पररी पावर। टेम्पररी पावर मतलब मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा जो हैं वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, वो रिसेस पे, छुट्टी पे, और देश में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बिल अर्जेंटली पास करना है, तो प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस यूज करेगा और उस बिल को पास कर देगा। फिर जब लोकसभा और राज्यसभा आएंगे उसको उस बिल को रिस्पेक्टिवली हाउस में पास कराना पड़ता है। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल याद रखना इज वेरी वेरी इजी। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है 123 और गवर्नर की ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है 213। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। मनी बिल जो है पार्लियामेंट में उसकी परमिशन के बिना नहीं आता। ही इज कॉज टू बी लेड डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट आता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही आता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करता है। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। नो डिमांड्स फॉर ग्रांट कैन बी मेड एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। आप लोगों के घर में भी होगा ना, एक इमरजेंसी फंड होता है, सबके पास होता है। कोई एक ताला, एक ऐसा सेफ होता है, तिजोरी होती है जिसकी चाबी हमेशा घर के बड़ों के पास होती है। तो अगर उसमें से खर्चा करना है तो प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट होती है प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स। इसमें
वो अपॉइंट करते हैं जुडिशरी में काम करने वाले लोगों को, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही कैन ऑल्सो आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। He also has pardoning power in the case of capital punishment. Capital punishment का मतलब होता है फांसी की सजा या मौत की सजा, and in the case of court martial also. He also has diplomatic power. Diplomatic power मतलब जो भी हमारे इंटरनेशनल फोरम होते हैं उसमें प्रेसिडेंट के नाम पे रिप्रेजेंटेशन होता है। He sends diplomats, है ना, जो भी हमारे एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाते हैं, जो ट्रीटी वगैरह साइन होती है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं। He has military powers. ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड जो आप ज्वाइन करोगे आगे चल के। एंड ही हैज इमरजेंसी पावर्स, जो कि हमने पढ़ी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिल्स के केस में उनके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं वो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। उसके अलावा आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं। आइदर एक्सेप्ट द बिल एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्ट बन जाएगा, बात खत्म। रिजेक्ट द बिल, अगर रिजेक्ट कर दिया द बिल विल लैप्स, तब दोबारा से ऑर्डिनरी बिल को लेके आना पड़ेगा। और थर्ड होती है रीसेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, लेटर हैज टू से यस। प्रेसिडेंट ने बोला कि यार इस बिल में ना मजा नहीं आया, ठीक है, मजा नहीं आया, इसको दोबारा से इसको कुछ चेंज वगैरह करके लेके आओ मेरे पास, तब देखेंगे। तो लोकसभा या राज्यसभा दोबारा से लेके आए, चेंजेस किए या नहीं किए। जब ये बिल सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास गया तब प्रेसिडेंट इसको मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को यस बोलनी ही पड़ेगी। दिस इज द क्लासिक केस ऑफ सस्पेंसिव वीटो, इसी को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। ठीक है, और रिजेक्ट द बिल को कहते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है जी। अब गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है ही कैन एक्सेप्ट द बिल, वो बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को स्टेट के, रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल को रिकंसिडर करने के लिए भी भेज सकते हैं, बट सेम केस है, बाद में उनको यस बोलना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इनके पास होता है कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा जो कि है प्रेसिडेंट, मैं उनसे पूछूंगा मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। सो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ही कैन सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट। तब प्रेसिडेंट के पास अगर कोई स्टेट का बिल आता है तब उसके पास फॉलोइंग चॉइसेस होती हैं, ही कैन एक्सेप्ट द बिल, रिजेक्ट द बिल और रीसेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, जो स्टेट के बिल होते हैं रिकंसिडरेशन वाले, उसमें प्रेसिडेंट यस और नो दोनों बोल सकता है। यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो काम नहीं करती, सस्पेंसिव वीटो सिर्फ पार्लियामेंट के केस में काम करती है। समझ गए? सेम केस मनी बिल का भी समझते हैं। मनी बिल जो है वो अगर पार्लियामेंट का मनी बिल है तो प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ आएगा, और अगर स्टेट का मनी बिल है तो गवर्नर की परमिशन के पहले नहीं आ सकता, गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बिल को एक्सेप्ट कर ले या बिल को रिजेक्ट कर दे, वो रिकंसिडर करने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, सेम गवर्नर के पास चॉइस है, या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, रिकंसिडर ये भी नहीं कर सकता। बट हाँ, इसके पास एक एक्स्ट्रा चॉइस होती है, ही कैन सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। और जब प्रेसिडेंट के पास स्टेट का मनी बिल आता है, जब प्रेसिडेंट के पास स्टेट का मनी बिल आता है तो इसके पास 3 चॉइसेस होती हैं, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या फिर मनी बिल को रीसेंड कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि भैया स्टेट का मनी बिल है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि तुम मेरे को स्टेट के मनी बिल में नहीं फोर्स कर सकते हाँ बोलने के लिए, और वो वहां पे हाँ या ना इसको कह सकता है। ये है क्रक्स पूरे के पूरे ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल का। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इसका बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है। देखो, प्रेसिडेंट के पास जब स्टेट का बिल आता है तो ही कैन गिव हिज एसेंट, विद होल्ड और ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। जब बिल रिटर्न होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको लेके आना पड़ता है।
और गवर्नर के पास तो होते ही हैं, ही कैन रिटर्न, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू मनी बिल, दो ही ऑल्टरनेटिव होते हैं उसके पास, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो विद होल्ड कर ले। और गवर्नर के पास भी 3 चॉइसेस होती हैं कि या तो वो असेंट दे दे, विद होल्ड कर ले, या बिल को रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट, गवर्नर की कुछ पावर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो गवर्नर की पावर्स हैं, गवर्नर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, स्टेट का हेड होता है अंडर आर्टिकल 153। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, और गवर्नर जो होता है वो स्टेट में काम करता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। ट्रांसफर हो गई बात अलग है, तब तक प्रेसिडेंट नहीं हटाता, तब तक गवर्नर वहां पर रहता है। आर्टिकल 161 गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रेमिशन एंड पनिशमेंट। बस हाँ, ध्यान रखना, गवर्नर के पास कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा, और कोर्ट मार्शल में सुनाए गए पार्डनिंग पावर नहीं होती। आर्टिकल 163 टॉक्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। 171 where legislative council exists, governor can nominate some members from distinguished in literature, art, science। कुछ कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइए हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। देन आर्टिकल 213 तो मैंने आपको बताया, ये गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। So these are the powers of governor। Executive power क्या होती है? He can appoint chief minister, council of minister, advocate general, PSC's member, power to appoint high court judges, ठीक है। Then legislative powers होती हैं, एड्रेस कर सकता है विधानसभा को समन कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। जुडिशियल पावर्स होती है, पावर टू ग्रांट पार्डन, रेमिशन एंड पनिशमेंट। इमरजेंसी पावर गवर्नर के पास बिल्कुल नहीं होती, गवर्नर के पास मिलिट्री पावर भी नहीं होती एंड डिप्लोमेटिक पावर्स भी नहीं होती। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4। हम बात कर रहे थे पार्डन की बात हम कर रहे थे। कुछ इतने टाइप की पार्डन मिलती है। क्या होता है पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीट पार्डन, पूरी माफी। अगर आपको पार्डन मिल गई तो आपने कोई भी सजा इंडिया में की हो, कोई भी गुनाह किया हो, यू विल बी अ फ्री मैन आफ्टर दी पार्डन। कैपिटल पनिशमेंट्स में, फांसी की सजा में एंड कोर्ट मार्शल में पार्डन सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट ही दे सकता है। और क्या क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, आपको एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कुछ टाइम दिया गया है, आपके सेंटेंस को होल्ड पे लगाया गया है, उसको कहते हैं रिप्राइव। एक होता है रिस्पाइट, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस, ठीक है, आपको पहले आपकी एक टांग नकली है, आप हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो आपको आपकी कंडीशन देख के बोला गया कि यार इसकी 10 साल की सजा थी, 5 की कर देते हैं, चलो कोई नहीं, हॉकी का खिलाड़ी था, टांग एक नकली है, कोई बात नहीं। रेमिशन, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस। अगर आप वुमेन है ना, वुमेन है या फिर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपके केस टू केस इसकी रिड्यूस करी जाती है सेंटेंस। रेमिशन का मतलब होता है जैसे मान लो किसी को उम्र कैद सुनाई गई, 25 साल की सजा सुनाई गई, तो उसको 15 साल की कर देंगे या 10 साल की कर देंगे। कम्यूटेशन, चेंजिंग वन पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनदर। पहले आपको मौत की सजा सुनाई गई थी, कैपिटल पनिशमेंट सुनाई गई थी, तो उसको बदल के आपको उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, या पहले आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था तो 10-15 साल की सजा सुना दी। इन केसेस में इस तरीके से पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूटेशन काम करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट सबने रीड कर लिया होगा, हम आगे इनकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, अरे परमानेंट हैं, ठीक है, परमानेंट हैं। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उसके लिए कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया के बारे में बताता है। ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो वर्ड का ही मतलब होता है ऑटोमेटिकली, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन हमारे इंडिया की कुछ फैक्चुअल चीजें, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राधाकृष्णन एंड द फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन हिज ऑफिस वाज श्री कृष्ण
कांत। अब बात करते हैं हमारे मेन मैन, जिसके पास ऑन रियलिटी सारी पावर होती हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और एक प्रवचन हमारे मोदी जी की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए ये है कि मित्रों, पॉलिटी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ध्यान से सॉल्व करना। क्यों? कहीं कहीं पे नॉट वर्ड लिखा होता है, कहीं कहीं पे थोड़े से जजमेंट्स गलत हो जाते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट्स को यूपीएससी चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में आके क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर देते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं पे भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का खास ध्यान रखिएगा। सो जी, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड होता है पूरे की पूरी सरकार का, लोकसभा का हेड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में। ही इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 78, ये वाले आर्टिकल्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 78 स्टिपुलेट्स the duties of prime minister. Article 74 of the constitution states that there shall be a council of minister. council of minister क्या होंगे? इनके मंत्री होंगे जो पूरे देश का कारोबार संभालेंगे, अपने अपने अलग अलग मिनिस्ट्री संभालेंगे। The other ministers shall be appointed by the president. और इन council of ministers को अपॉइंट कौन करता है? याद करो, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। A minister must be a member of either house of parliament within 6 months. कोई अगर ऐसा बंदा है जो मिनिस्टर नहीं है, जो एमपी नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का, उसको केवल 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, स्टेटेड बाय आर्टिकल 75 पार्ट 3। मतलब अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो ठाठ है, अगर मेजोरिटी चली गई तो सरकार भी गिर जाएगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So next question, consider the following statements regarding the Supreme Court and High Courts under the Indian Constitution. वीडियो पॉज करो, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ो, तब तक हम इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। भैया, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जुडिशियरी है, उसमें सबसे ऊपर द एपेक्स बॉडी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 28 ऑफ जनवरी 1950 में किया गया था इन दिल्ली। आपके लिए एक और क्वेश्चन, कौन से एक्ट में, इन विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है दैट इज 34, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेंगी। कैसी? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 65 की एज में उनकी रिटायरमेंट होती है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। 5 साल आपको हाई कोर्ट में जज रहना है। थर्ड, यू हैव टू बी अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। लॉयर होने चाहिए आप, एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कौन होता है? हु नोज, हु हैज द नॉलेज ऑफ लॉ, हु हैज एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। तो वो भी केस इसमें माना जाता है। नाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या किसी के खिलाफ मिसबिहेव किया है। इनकैपेसिटी का मतलब भैया अब ये जज बनने के लायक नहीं है, इसकी जजमेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी, और दोनों हाउसेस की मेजोरिटी चाहिए होती है, विच इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ देयर आर सम पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पहली ज्यूरिसडिक्शन होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि भैया केस सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही ओपन होगा, फाइल उसकी हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही ओपन होगी। देन होता है एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है बाय द वे ऑफ अपील। आपको हाई कोर्ट की जजमेंट से मजा नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने चले गए। द वर्ड इज अपील, इसलिए उसको एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, दैट कम्स अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देन रिट हमने डिस्कस की थी, एंड सम स्पेशल पावर्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड जजमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये इन पावर्स में आती है। सो एज द टेबल सेज, ओरिजिनल सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो ओरिजिनल केसेस में हेयरिंग होती है वो जनरली या तो सेंटर और स्टेट की लड़ाई होती है, या फिर स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ रहे होते हैं, डिस्प्यूट कर रहे होते हैं। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में लोअर कोर्ट सिविल क्रिमिनल केसेस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट लेता है। एडवाइजरी में एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। स्पेशल पावर्स में कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फॉर एनी जजमेंट ऑन एनी कोर्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। छोटा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं हम बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है अपनी टेरिटरी का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिस होता है। हु इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हेड ऑफ हाई कोर्ट होता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट। देन नंबर ऑफ कोर्ट्स, देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, एक ही है, ये उंगली उठा रहे हैं ना, सिर्फ एक ही है सुप्रीम कोर्ट। एंड देयर आर currently 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो पूरी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर आता है, एंड हाई कोर्ट का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की स्टेट की टेरिटरी में होता है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस हो, चीफ जस्टिस हो, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट कंसल्टेशन करता है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछता है, गवर्नर को पूछता है, ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। रिटायरमेंट एज इनकी 65 होती है, इनकी 62 होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर एक बार रिटायर हो गए, वो किसी कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक डिफरेंस और, यहाँ पे कौन क्या बोल रहे हैं, मेरी रिट्स, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है मेरी रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही यूज होगी। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए हैं तभी सुप्रीम कोर्ट वो रिट इशू करेगा। बट हाई कोर्ट थोड़ा सा जेनरस है। हाई कोर्ट की जो रिट्स होती हैं वो दोनों फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। तो रिट्स के मामले में हाई कोर्ट की जो रिट्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉडर हैं सुप्रीम कोर्ट की रिट्स से। इसका आर्टिकल 32, इसका आर्टिकल होता है रिट्स का 226। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding the Parliament of India and state legislature. So, now one of the most dreaded topic जो पूरी लक्ष्मीकांत में है, which is the Parliament in India, Union Legislature. और अगर आप उन तेजस्वी बच्चों में से हैं जो पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर एक बारी में पढ़ लेते हैं, so I am proud of you. ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक में पार्लियामेंट के उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम फेवरेट हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू में आपको दूंगा और उन टॉपिक्स को टच करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इंडियन लेजिस्लेचर जो है हमारा वो दो लेग्स में चलता है। फर्स्ट इज द यूनियन पार्लियामेंट, द यूनियन लेजिस्लेचर, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में 3 ऑर्गन्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये टेबल भी आप अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका बन सकता है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, इसको द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, इसको एल्डर हाउस के नाम से भी बुलाया जाता है। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में? देयर आर 250 मेंबर्स, 250 सीट्स होती हैं राज्यसभा की। 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपने में से कुछ सीट्स मेंबर्स को राज्यसभा में भेज देती है। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। ये वो मेंबर्स होते हैं जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से की फील्ड से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इसका मेंबर्स का टर्म यूजुअली 6 ईयर होता है। हर 2 साल पे 3 साल पे मेंबर्स रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। और इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। अगर आपको राज्यसभा में मेंबर बनना है तो आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा और आपकी एज 30 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जो सबसे पॉपुलर हाउस है लोकसभा जिसको कहते हैं, इसको लोअर हाउस,
हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अब 550 है। यहाँ पे 552 क्यों मेंशन है, क्योंकि ये पॉइंट मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। 530 तो स्टेट्स में से आती हैं, 20 सीट्स आर यूटी। ये जो 2 मेंबर थे ना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, इनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ईयर 2020 तक था, अब इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, बाय विच अमेंडमेंट द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन वॉज टेकन बैक? कौन से अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था वो वापस लिया गया था? आप सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। हम जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो वोट डालते हैं। कुछ महीने पहले ही हमने वोट दिए थे। टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और अगर आपको लोकसभा में जाना है तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आपकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर 2 तरीके के हो सकते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं बाइकैमरल, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। आई होप सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दे दिया होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद हिंदी में कहा जाता है। सेम के सेम प्रोविजंस जो हैं वो राज्यसभा वाले यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं। देन एक होती है विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लोअर हाउस होता है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 500 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60। मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और टर्म होता है जी 5 साल का। मूविंग अहेड, हमारे पार्लियामेंट की कुछ मेजॉरिटी जो हम थ्रू आउट द लेक्चर भी बात करते आए हैं। पहली होती है सिंपल मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी ऑफ 50% एंड प्रेजेंट। ठीक है, मान लीजिए 250 लोग आए हैं तो 250 का अगर आप 50% निकालेंगे 125, तो 126 लोगों ने अगर येस पे वोट दिया तो भैया बिल पास। एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द हाउस, मतलब 550 सीट्स हैं तो 550 का 50% से ज्यादा मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 270 मेंबर्स आए हैं, इसका अगर आप 2/3 निकालें तो उतने मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा, मतलब अराउंड 180 मेंबर्स की वोटिंग होनी चाहिए। एंड एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, 50% ऑफ द स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेकेंट सीट्स। देन आपने कुछ मेंबर सुने होंगे जो बड़े दल बदलू होते हैं, कभी किसी पार्टी में होते हैं फिर जंप करके कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए, इनके ऊपर थोड़ा कर्ब लगाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन ऐड किया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल ऐड किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एमपी या अगर कोई एमएलए पार्टी स्विच कर लेता है तो भैया उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। क्या प्रोविजंस है इसके अंदर, देखते हैं। पहला प्रोविजन, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मतलब आपने इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ा, बट इलेक्शन जीतने के बाद आपने फॉर एग्जांपल बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आपकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी सीट जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले इंडिपेंडेंट थे, बाद में आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। दूसरा केस, अगर आपने अपनी पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ वोट किया, जैसे अगर आपको बोला कि कल जाके पार्लियामेंट में यस वोट करना है या नो वोट करना है, तो अगर आपने इसके उल्टा काम किया या आपने किया ही नहीं, तब भी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी छोड़ा है कि मैं अब इस पार्टी को बिलोंग नहीं करता, तो आप मेंबर भी नहीं रहेंगे। और अगर आपको किसी दूसरे हाउस में भी नॉमिनेट कर दिया गया है, मान लीजिए आप राज्यसभा में भी जीत गए, लोकसभा में भी जीत गए, तो आपको इन दोनों में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है इलेक्शन जीतने का। अगर इन केसेस में से आप किसी केस में फॉल करते हैं तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन का लॉ लग सकता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दैट लॉ। इफ इलेक्टेड एज अ स्पीकर और चेयरमैन, वन कुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। अगर आप स्पीकर बन गए, तो स्पीकर तो किसी पार्टी का नहीं होता, तब आपको अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ेगा, तब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर आपकी छोटी सी पार्टी है, जैसे क्रांति दल है कोई, फॉर एग्जाम्पल XYZ क्रांति दल है आपकी पार्टी का नाम, वो क्रांति दल मिक्स हो गई, आम आदमी पार्टी में जाके मर्ज हो गई, तब जो मेंबर्स हैं क्रांति दल के, उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन का केस नहीं लगता है। अब जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन का एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में आया। अब ये जो इलेक्शन का बिल है,
ये क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की कोशिश इसमें हो रही है। सो अमेंडमेंट लाने के लिए हमें इस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। आप अगर अभी नंबर्स देख रहे हैं तो इसमें 269 मिले हैं येस के एंड नो के मिले हैं 198, जबकि इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट मेंबर थे 461 में से गवर्नमेंट को 307 वोट्स चाहिए थे इस बिल को पास करने के लिए, बट गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं मिली है। बट इसके बाद क्या हुआ, हाउस एडजर्न हो गया और इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन आने वाली डेट्स में होगा। इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि आपको स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नंबर्स हाई होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे एग्जाम में मोशंस बहुत पूछे जाते हैं, मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहला मोशन आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब यहाँ पे 1 और 1 11 क्यों लिखा है अभी आपको समझाता हूँ। इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर when he feels that a minister has breached the privilege by stating wrong facts and distortion। भाई कोई मेंबर ऐसा है जिसने कोई गलत फैक्ट बोल दिया, उसने कोई ऐसी चीज बोल दी जिससे पूरे हाउस में केओस की कंडीशन क्रिएट हो गई, हल्ला गुल्ला मच गया, तो उसके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लेके आया जा सकता है। सेकंड मोशन होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। सब चीज को अटेंशन चाहिए, कोई ऐसा मैटर आ गया, जैसे मान लीजिए पेपर लीक का मैटर है और इस पे आपको डिस्कशन करनी है, इस पे मिनिस्टर्स का ध्यान खींचना है, तो इसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देन एक आता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन आप किसके खिलाफ ला सकते हो, आप किसी मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हो, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ ला सकते हो, या पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ ला सकते हो। क्यों? उन्होंने अगर कोई ऐसा एक्शन लिया है या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे देश का नुकसान हो सकता है, उसके लिए सेंश्योर मोशन कैन बी पास्ड। नेक्स्ट आता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन में भी ये होता है कि अगर कोई पब्लिक मैटर है और उसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं किसी मिनिस्टर से डिस्कशन करूं, तो आप स्पीकर की परमिशन ले सकते हो कि सर मुझे बात करनी है, मुझे एडजर्नमेंट मोशन लेके आना है, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से या मुझे रेलवे मिनिस्टर से बात करनी है कि क्यों इतनी ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो स्पीकर आपको परमिशन देगा कि शाम को 4 बजे के बाद, ये जनरली जो मोशन है शाम को ही होता है, शाम को 4 बजे के बाद आप उस मिनिस्टर से बातचीत कर सकते हो, मैं आपको टाइम अलॉट कर दूंगा। देन नेक्स्ट मोशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो भैया नाम से ही पता चल रहा है कि हम आप पे अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखते, अब ये सरकार की कॉन्फिडेंस हाउस में नहीं है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द कैबिनेट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं पूरी कंट्री में। नेक्स्ट मोशन आता है द मोशन ऑफ थैंक्स। ये वो मोशन होता है जो प्रेसिडेंट स्टार्टिंग में लेता है, जब नई नई असेंबली बनती है, जब नई नई पार्लियामेंट बनती है। जो पहला मोशन होता है उसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं, और हर साल का पहला जो सेशन होता है वो भी मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट ही कंडक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 2। सो तेजस्वी लोगों आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायती राज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट्स आपने देखे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत 73rd अमेंडमेंट 1992 से इसको ऐड किया गया था। इसने एक 3 tier सिस्टम बोला था गवर्नमेंट को बनाने के लिए। सबसे छोटे लेवल पे होगी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर लेवल पे होगी पंचायत समिति, और उसके ऊपर होगी जिला परिषद। और ये जो 3 tier बोला गया था, ये कौन सी कमेटी ने बोला था? ये बोला था बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये 3 tier सिस्टम को अडॉप्ट करने का सजेशन दिया था। सम अदर कमिटीज एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव एंड LM सिंघवी कमेटी। अब जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे गांव तक जाते हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, गांव ऐसे हैं जो ट्राइबल्स के गांव हैं, तो वहाँ पे जो पंचायती जो लॉज हैं वो डायरेक्टली नहीं लगते, उसको हम मॉडिफिकेशन कराकर लगाया जाता है। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस लगाते हैं
और उसी मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पैसा एक्ट। पैसा एक्ट का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसमें ये कहा जाता है कि जो इन ट्राइबल एरियाज की ग्राम सभा है ना, इन ट्राइबल एरियाज की जो ग्राम सभा है, इसके पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एरिया की ग्राम सभा में। एंड प्लस क्या इसमें भी रिजर्वेशन होती है? तो जी हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी दोनों के लिए केस सेम है। वुमेन की रिजर्वेशन जो होती है वो की जाती है 1/3 एट एवरी लेवल, हर लेवल पे 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड SC/ST कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जितनी वहां पे पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सीट्स देंगे। नेक्स्ट आती है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है? ये 74th अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। ये अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। ये वहां होते हैं जहां पे शहर बसे हुए हैं। कुछ टाइप्स की जो म्यूनिसिपल बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में, पहला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, देन म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये उन एरियाज में होती है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उन एरियाज में होते हैं जो बड़े बड़े मेट्रो शहर होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन। फिर एक आता है म्यूनिसिपैलिटी। ये होता है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के अंदर आती है। हिंदी में आपने इसका नाम नगर निगम भी सुना होगा। थर्ड आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होता है ये वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने स्टेट में जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा हो, जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्री सेटअप हो रही हो, बट वो एरिया अभी उतना वेल डिफाइंड नहीं है, बट गवर्नमेंट उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। नेक्स्ट इज टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। फिर आता है कैंटोनमेंट बोर्ड्स। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में रहने का सपना सब लोगों का है। कल की डेट में आप लोग फौज में जाएंगे तो आपको कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने का मौका भी मिलेगा। ये वो एरिया होता है आर्मी का जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट इज टाउनशिप। टाउनशिप आपने देखा होगा, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनती हैं, जैसे गौर सिटी है या बहुत सारी सोसाइटीज है जहाँ पे उन सोसाइटी के अंदर स्कूल भी है, शॉपिंग मॉल भी है, खेलने के लिए ग्राउंड्स भी हैं, पब्लिक एमिनिटी सारी हैं, उसको बोलते हैं टाउनशिप। एक होता है पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पे हमारे पोर्ट एरियाज हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट, कैलकाटा पोर्ट, मुंबई हाई, वहाँ के एरियाज को मैनेज करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। सो ये है अलग अलग लेवल की म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। सेम वुमेन एंड SC/ST का रिजर्वेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है जैसे पंचायत में था। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, all of the above statements are true and correct. Moving ahead, I hope सबका जोश अभी भी बना हुआ होगा। We are just at the final stretch of our session. Make sure you like the video and you subscribe, ठीक है, ताकि आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस हम बनाते रहें। एंड प्लस अगर आपको ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट चाहिए, ठीक है, और भी हम आपकी हेल्प करें, सो ज्वाइन द टेलीग्राम। वहाँ पे जितने भी अपडेट्स आते हैं उसको रेगुलरली आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। सो आपने रीड कर लिए होंगे स्टेटमेंट्स। हम आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? ये वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है। प्रॉपर इसका एक आर्टिकल होगा, प्रॉपर इसके प्रोविजंस होंगे, इनकी पावर कैसे होती है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, कितने मेंबर होंगे, सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उनको बाय लॉ क्रिएट किया गया है, उसके लिए प्रॉपर लॉ पास किया गया है, ठीक है। सो सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। आपको इनको किस तरीके से ध्यान में रखना है? आपको इनका आर्टिकल ध्यान में रखना है, प्लस इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है और थोड़ी सी पावर्स। अटॉर्नी जनरल 76 प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करता है सबको। पावर्स क्या होती हैं? एक MP की तरह ही कैन ऑल्सो अटेंड द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ही कैन ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स एंड ही कैन अटेंड लोकसभा एंड राज्यसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है, लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे इसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। सेकंड आते हैं हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग। आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के प्रोविजंस हैं। टेन्योर कितना होता है?
6 ईयर और 65 ईयर्स, और इनको रिमूव करने का प्रोसेस सेम है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। इनकी क्या पावर होती है? ये हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स को इनको ऑडिट करते हैं, प्लस उसके ऊपर रिपोर्ट भी ये बनाते हैं। देन आता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। इसका कॉम्पोजिशन होता है, इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर। प्रेजेंटली 6 ईयर एंड 65 ईयर इनका टर्म रखा गया है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। पावर, ये पूरे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। कौन से? लोकसभा के, राज्यसभा के, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी यही कंडक्ट करवाते हैं। ये कंडक्ट करवाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन ये करवाते हैं, उनका सिंबल ये लोग नोटिफाई करते हैं, प्लस जो इलेक्शन कार्ड्स होते हैं आपके, उस सब वोटर आईडी वगैरह सब ये ही बनवाते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280। इस आर्टिकल 280 इसका कॉम्पोजिशन होता है, एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और फाइनेंस कमीशन का काम होता है हमारे देश में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पैसों का जो लेन देन है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाना, स्ट्रैटेजीज बनाना। दे स्ट्रैटेजाइज आर इकोनॉमिक प्लानिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, प्लस ये हमें डायरेक्शन भी देते हैं कि इंडिया को के फाइनेंसेस को प्लान करना है। देन आता है हमारा यूपीएससी, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल 315 टू 323, 9 से 11 मेंबर्स होते हैं। ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टर्म 6 ईयर और 65 ईयर्स। यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है उसको आगे गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी दूसरा टर्म वगैरह अपॉइंट करने का मौका नहीं मिलता। और यूपीएससी का काम क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट्स करवाना, ऑल इंडिया लेवल पे, प्लस एडवाइस भी ये देते हैं ऑन दी रिक्रूटमेंट। इसी का छोटा भाई होता है द पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके मेंबर्स का जो टर्म पीरियड होता है 6 ईयर एंड 62 ईयर्स का होता है। नाउ सम इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है नेशनल लेवल पे, इट वाज बाय स्टैट्यूटरी बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेशनल लेवल पे एक चेयरपर्सन होंगे हु विल बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ सुप्रीम कोर्ट जज, प्लस 5 अदर मेंबर्स होंगे जो कि रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और इसमें से एटलीस्ट एक वुमेन होनी जरूरी है। 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जो अलग अलग स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्लस 6 मेंबर कमिटी होती है। उस मेंबर कमिटी में होता है पीएम, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड होम मिनिस्टर। टेन्योर होता है इनका 3 ईयर और 70 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट, यस दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, और इनका रिमूवल सेम सुप्रीम कोर्ट जज के केस की तरह ही होता है। देन स्टेट कमीशंस में एक चेयरमैन होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, प्लस 2 मेंबर ही होंगे जो कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज में सर्व कर रहे हों। इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर प्लस कमिटी ऑफ सीएम, स्पीकर ऑफ असेंबली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड स्टेट होम मिनिस्टर। टर्म दोनों का सेम है, 3 साल या 70 साल। एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। और रिमूवल इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, which is 1, 2 and 4. Now, next question. Consider the following statement regarding the parliamentary committees and cabinet committees. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, कैबिनेट कमेटी क्या है। बड़े ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि हमेशा परमानेंट रहती है, हमेशा रहेगी, जब तक ये देश रहेगा, जब तक पार्लियामेंट रहेगी हमेशा रहेगी। एक होती है एडॉक जो टेम्पररी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में 3 ही मेन कमिटीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है पब्लिक अकाउंट्स पे रिपोर्ट बनाना कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पैसा कहाँ गया, सरकार ने कौन सा पैसा कहाँ यूज किया, और इसकी रिपोर्ट्स को ऑडिट करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। 1921 में बनाई गई थी
कंपोजिशन क्या है, 22 मेंबर्स होते हैं इसमें, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। टेन्योर सबका 1 ईयर ही होता है, सबका कॉमन है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जनरली द चेयरमैन इज फ्रॉम ऑपोजिशन। इसका जो चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी से इसका चेयरमैन नहीं होता। नेक्स्ट आती है हमारे पास एस्टीमेट कमिटी। इट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। 30 मेंबर होते हैं इसमें और सारे के सारे लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं। टर्म 1 ईयर और इसका चेयरमैन भी अपॉइंटेड बाय स्पीकर। एंड लास्ट होती है द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। टर्म 1 ईयर एंड इट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर एंड द मेंबर इज फ्रॉम लोकसभा ओनली। और एक लास्ट होती है हमारी कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी को मैं इजीली आपको समझा देता हूँ। कैबिनेट कमेटी का काम होता है देश को चलाना, ठीक है। देश को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कहीं कहीं अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इकोनॉमी देखनी है, ठीक है, ट्रेड देखना है, आपको पार्लियामेंट चलानी है, पार्लियामेंट के अफेयर्स देखने हैं, आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है इस देश की, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखना है, स्किल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं और उन मिनिस्टर्स के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाता है जो इन टॉपिक्स को डील करती है। कैबिनेट कमेटी, जितनी भी कैबिनेट कमेटीज होती हैं उन सब का जो चेयरपर्सन होता है, जो उनको चेयर करता है, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इन कमिटीज का जो काम होता है वो हमेशा, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडिंग होती है जो कि परमानेंट है और एक होती है एडॉक जो कि टेम्पररी है। जो स्टैंडिंग कमेटी है कैबिनेट कमेटी वो हमेशा रहेगी जब तक गवर्नमेंट बनती जाएंगी। एडॉक कमेटी का काम स्पेसिफिक होता है, कुछ काम के बाद उसको डिसबैंड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो 8 कैबिनेट कमिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अपॉइंटमेंट कमेटी, एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड सो ऑन। ऑल द कमिटीज आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फंक्शंस क्या होते हैं कैबिनेट कमेटी के? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का काम होता है डोमेस्टिक अफेयर्स एंड फॉरेन अफेयर्स को देखना, देश के इंटरनल मैटर्स को संभालना और हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करना। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी का काम होता है देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संभालना। अपॉइंटमेंट कमेटी का काम होता है उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जो हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं, जैसे आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, नेवी चीफ अपॉइंट करना है, या सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट करना है, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है, ये काम इनका होता है। एंड एक होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ये सरकार का काम मॉनिटर करती है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कितने बिल पास हुए, क्या क्या चीजें सरकार ने की हैं। इन सब में से जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, इट इज नोन एज सुपर कैबिनेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1 ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा आप सभी के लिए। थक गए होंगे तो दोबारा एक बार आपको पानी पिला देते हैं, ठीक है, पानी पी लो। अच्छे से रिवीजन किया होगा आप लोगों ने। एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गॉट राइट, ठीक है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस और भी आपके लिए लेके आएंगे इन द नियर फ्यूचर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।